बच्चों, मैं श्रीमती ममता त्रिपाठी, हाई स्कूल प्राचार्य भोपाल से आज आपके समक्ष जीव विज्ञान विषय की पहली इकाई प्रजनन का अध्याय पादपों में लैंगिक जनन को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे पादपों में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है और परीक्षा में इस चैप्टर से संबंधित, इस अध्याय से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो विषय वस्तु इस प्रकार की है: पुष्प की रचना, निषेचन पूर्व घटनाएं, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु जनन, परागकण, बीपोलिन, गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणु जनन और मादा युग्मोद्भिद के बारे में हम बात करेंगे। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना हम बहुत छोटे जो क्लासेस हैं, उन्हीं क्लासेस से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आज अब हम बात करते हैं पुष्प की रचना के बारे में। और आपने देखा होगा कि विगत वर्षों में पुष्प की रचना को लेकर, केवल इसके नामांकित चित्र को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं पुष्प की रचना की। पुष्प पौधे का जनन में सहायता करने वाला भाग होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस पुष्प के माध्यम से होती है। पुष्प वैसे तो दो भागों में बांटा गया है। पुष्प में वर्धी भाग भी होता है और प्रजनन भाग भी होता है। वर्धी भाग जो है वो उसके बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज होते हैं, जबकि उसका प्रजनन वाला भाग जो होता है वो पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। वैसे हम समग्र रूप से देखें तो पुष्प को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। पुंकेसर जो है वो पुष्प का नर भाग होता है, जबकि स्त्रीकेसर जो है वो पुष्प का मादा भाग होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो भाग है, ये भाग नर भाग है और इसको भी हम कई भागों में इसका अध्ययन करते हैं, जो कि हम आपको आगे बताते हैं। पुष्प का जो नर भाग होता है, जिसे हम पुष्प का नर जननांग कहते हैं, वो पुंकेसर होता है। पुंकेसर के 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला तो होता है परागकोश और दूसरा होता है पुतंतु। परागकोश जो होता है, नाम से ही स्पष्ट है, परागकोश के अंदर बहुत सारे परागकण, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होकर उस परागकोश के अंदर एकत्रित होते हैं। ये परागकण ही होते हैं जो कि आगे चलकर नर युग्मक को बनाते हैं। यदि हम किसी भी परागकोश को अनुप्रस्थ रूप से काट कर देखें तो हमें परागकोश कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अर्थात एक परागकोश जो है वो 2 भागों में विभक्त होता है। एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है, और प्रत्येक भाग 2 लोब्स में डिवाइड होता है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो एक परागकोश के अंदर 4 कक्ष पाए जाते हैं, और प्रत्येक कक्ष में, जैसे कि ये कक्ष है, दूसरा, तीसरा और चौथा, प्रत्येक कक्ष में लघु बीजाणु पाए जाते हैं। यही लघु बीजाणु जो हैं वो आगे चलकर परागकण का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो पराग कोश है, इसकी जो भित्ति होती है, इसको लेकर परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परागकोश की जो भित्ति है वो 4 स्तरों की बनी हुई होती है, जो कि है सबसे बाहर की जो भित्ति है उसको हम कहते हैं बाह्य लेयर। उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद में मध्य स्तर, और मध्य स्तर के बाद जो सबसे भीतरी परत होती है वो टैपिटम होती है।
इनमें से जो बाहरी 3 परतें हैं वो परागकणों के अंकुरण में मदद करते हैं। स्फुटन के समय ये जो तीनों कवर हैं ये फटते हैं और इसके साथ साथ पराग कोश को कवर किए रहते हैं। पराग कणों को सुरक्षित रखने का काम भी इन 3 स्तरों का होता है। अब हम बात करते हैं टेपिटम की। तो टेपिटम जो है वो सबसे भीतरी स्तर होता है और यह पराग कण के पोषण का कार्य करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक पराग कोश जो है वो 4 खंडों में डिवाइड होता है। प्रत्येक खंड में इसमें लघु बीजाणु पाए जाते हैं और ये लघु बीजाणु जो हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका से निर्मित होते हैं जो कि अर्धसूत्री विभाजन करके कई पराग कणों को जन्म देती है। यदि हम लघु बीजाणुधानी की संरचना को देखें, कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है लघु बीजाणुधानी के संरचना का वर्णन कीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 4 स्तरों की बनी होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य स्तर, टेपिटम। ये 4 लेयर हैं। इनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए और इनके कार्य भी आपको पता होना चाहिए। अब इन चारों स्तरों के बीच में जो ऊतक पाया जाता है जिससे कि आगे चलकर पराग कणों का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक से लघु बीजाणुओं का विकास होता है और जब ये लघु बीजाणुधानी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तब फिर इसमें स्फुटन की क्रिया होती है और परागकण बाहर निकलते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो स्फुटन की क्रिया हो रही है और ये परिपक्व परागकण जो हैं यहाँ से मुक्त हो रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक में आपको ये चित्र देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं परागकण की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो कि आगे चलकर नर युग्मक का निर्माण करता है, जिससे 2 नर युग्मकों का निर्माण आगे चलकर होता है। ये गोलाकार संरचना होती है जो कि 2 लेयर्स से ढकी हुई होती है। पहला तो है बाह्यचोल और दूसरा है अंतःचोल। बाह्यचोल जो होता है वो कुछ नुकीला होता है और कटीला होता है और भीतरी जो अंतःचोल होता है वो सर्कुलर होता है और स्मूथ भी होता है। बाह्य चोल जो है स्पोरोलिन का बना होता है जबकि अंतःचोल जो होता है वो सेल्यूलोज व पैक्टिन का बना हुआ होता है। स्पोरपोरेलिन जो है ये क्या करता है कि जो परागकण है उसको प्रतिकूल परिस्थिति में भी सुरक्षित रखता है। परिपक्व परागकण के भीतर एक कायिक कोशिका होती है और एक जनन कोशिका होती है, अर्थात परागकण का जो भीतरी द्रव होता है वह 2 भागों में बटा हुआ होता है और ये 2 भाग जो हैं 2 कोशिकाओं को निर्मित करते हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका जो है वो परिपक्व परागकण की एक भाग के रूप में कार्य करती है, किंतु जनन कोशिका जो है वो आगे चलकर विभाजित होती है और यह 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। यहाँ पर जो बाह्यचोल होता है स्पोरपोरेलिन का बना होता है और जहाँ पर एक जो गैप होता है जहाँ पर कि स्पोरपोरेलिन नहीं पाया जाता वहाँ पर जर्म पोर का निर्माण होता है और यहीं से ही जो है जर्म पोर से गैमेट्स का निकलना होता है। यदि हम जो आप देखेंगे बच्चों कि जो परागकण हैं इससे रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है वो होता है परागकण का बाहरी कवच
किस पदार्थ का बना होता है? तो ये जो पदार्थ है उसका नाम है स्पोर पोलेनिन। तो ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके कारण परागकण प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। यहाँ पर हम परागकण की संरचना देख सकते हैं। ये एक परागकण है। यहाँ पर हम देख रहे हैं रसधान्य हैं और एक केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है। ये केंद्रक जो है वो विभाजित होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये मध्यावस्था का चित्र है विभाजन की, और इसके बाद में 2 कोशिकाएं निर्मित होती हैं। जो बड़ी कोशिका है वो कायिक कोशिका और दूसरी जो कोशिका है वो जनन कोशिका आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये परागकण जो कि उसका नर भाग है, पौधे का नर भाग है या पुष्प का नर भाग है, वो किस तरह से डेवलप हो रहा है। परागकण का निर्माण कहाँ होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो उसका उत्तर आप ये रहेगा लघु बीजाणु धानी में। यहाँ पर बहुत सारे परागकण विभिन्न आकार के, विभिन्न प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप इसकी बाहरी परत हर परागकण में देखेंगे तो ये जो है ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है, जो कि एक कठोर परत आपको दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बी पोलेन। तो इसके बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बी पोलेन क्या है। अनेक प्रजातियों के परागकण, कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि जैसे ही फरवरी मार्च का मौसम आता है तो बहुत सारे परागकण जो हैं हवा के द्वारा वायुमंडल में वितरित हो जाते हैं, और जिसके कारण कई लोगों को एलर्जी होती है और छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये एलर्जी का ही एक रूप है छींकें आना। तो कई प्रजातियों के परागकण जो होते हैं वो एलर्जी और श्वसन वेदना पैदा करते हैं कई लोगों में, जो कि अत्यंत गंभीर रूप भी ले लेता है, और कभी कभी ये हमेशा के लिए दमा या श्वसनी शोथ के रूप में विकसित हो जाता है। तो भारत में जो आयातित गेहूं के साथ एक गाजर घास है जो पार्थेनियम जिसे भी कहते हैं गाजर घास को, कि इसकी उपस्थिति के कारण जो है परागकण की एलर्जी हो जाती है। इसके जो परागकण हैं वो एलर्जी का कारक बनते हैं और श्वसन से संबंधित जो रोग हैं उनको उत्पन्न करते हैं। परागकण जो होते हैं वो बहुत अधिक, ऐसा नहीं है कि नुकसान ही होता है, परागकण पोषण से भरपूर होते हैं, उनमें बहुत अधिक पोषक तत्व होते हैं। और अभी कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि जो फूड सप्लीमेंट हैं उनके रूप में इन पोलेन ग्रेन को यूज़ किया जा रहा है। इसकी टैबलेट्स बनाई जाती हैं और काफ़ी ये मात्रा में मार्केट में मिल रही हैं और इनका उपयोग हो रहा है। पश्चिमी देशों में भी बहुत अधिक मात्रा में पराग उत्पाद गोलियां एवं सिरप के रूप में ये अवेलेबल हैं, और ये एनर्जी सप्लीमेंट्री फूड के रूप में इसको लिया जा रहा है। तो ये जो परागकण हैं ये भी नुकसानदायक भी हैं और इनसे कुछ लाभ भी होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि गाजर घास के बारे में होता है कि गाजर घास जो है वो उसको का जो पदार्थ है उसको पार्थेनियम कहते हैं। गाजर घास को पार्थेनियम कहते हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप में 2-3 ऑप्शन के साथ में इसको भी कभी पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं स्त्री केसर की। तो स्त्री केसर जो है वो पुष्प का मादा जननांग होता है। यह पुष्प के जो है मध्य में स्थित होता है। जैसे कि हमने पुष्प की संरचना में देखा था, पुष्प का जो मध्य वाला भाग होता है वह स्त्री केसर
कहलाता है। प्रत्येक स्त्री केसर 3 भागों का बना हुआ होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जब स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए होते हैं तो हम उन्हें युक्तांडप कहते हैं, और जब ये अलग अलग होते हैं तो इसको हम पृथक कांडप कहते हैं। अंडाशय की जो कैविटी होती है उसको हम कोष्ठक कहते हैं या गर्भाशयी गुहा कहते हैं, जो कि अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। इनकी संख्या भिन्न भिन्न पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। कोष्ठक के भीतर एक अपरा होती है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। इससे बीजांड जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी जब आप भिंडी को काटते हैं तो उसमें भिंडी में बीच में एक भाग होता है जिस पर कि कई सारे भिंडी के जो बीज होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो वो भाग जो मध्य का भाग है वो अपरा होता है, प्लेसेंटा है, और बीज जो हैं वो वास्तव में वो बीजांड का रूप हैं, और जो कोष्ठ पाए जाते हैं उसमें उनको हम गर्भाशयी गुहा या कोष्ठक कहते हैं, जिनकी संख्या अलग अलग फलों में, अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। क्योंकि पुष्प से ही फल का, पुष्प के जो अंडाशय है उससे ही फल का निर्माण होता है, इसलिए अलग अलग पुष्पों में इन कोष्ठों की संख्या भी अलग अलग होती है। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है परीक्षा में कि फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है, तो उत्तर है अंडाशय से। यहाँ पर हम विभिन्न स्त्री केसर को देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो स्त्री केसर का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये इसके 3 भागों को प्रदर्शित कर रहा है। पुष्पासन, अंडाशय। ये पुष्पासन जो होता है पुष्प का आसन होता है जिस पर कि पुष्प के सभी चक्र लगे हुए होते हैं। पुष्पासन के ऊपर पाया जाता है अंडाशय। ये वो भाग है जहाँ पर कि अंड कोशिका या पुष्प का मादा जननांग या मादा गैमिट यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये लंबा भाग जो है ये वर्तिका कहलाता है, जो कि वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच कनेक्शन का कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस चित्र में, जिसको कि मैंने अभी आपको बताया था युक्तांडपी, जबकि ये सारे अंडप जो हैं वो मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इसलिए हम इनको युक्तांडपी कह रहे हैं। जबकि यहाँ पर अंडप पृथक हैं इसलिए हम इनको पृथकांडपी कहते हैं। तो यहाँ पर 2 स्थितियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं अगला जो चित्र है उसके बारे में। ये जो चित्र है ये है बीजांड का चित्र, जहाँ पर कि एग सेल या मादा युग्मक का निर्माण होता है। यदि हम इसकी पूरी संरचना देखें तो प्रत्येक जो गुरु बीजाणुधानी है वो एक बीजांड व्रंत के द्वारा अपरा से जुड़ी हुई होती है, मतलब प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती है। बाहरी तरफ 2 स्तर का इसमें आवरण होता है। मध्य में कोशिकाओं का समूह जिसे हम बीजांडकाय भी कहते हैं ये पाया जाता है। बीजांड का एक सिरा निभाग और दूसरा सिरा माइक्रोपाइल कहलाता है। मध्य में मादा युग्मोद्भिद स्थित होता है। हम यहाँ फिर से आते हैं और इस चित्र को देखते हैं। ये जो है ये गुरु बीजाणुधानी का चित्र है, जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक फिनिकल है, एक व्रंत है। व्रंत और बीजांड के बीच का जो भाग है इसको हम यहाँ पर हाइलम कह रहे हैं। ये जो बीजांड है ये 2 भागों से बना होता है, 2 इसके छोर होते हैं। एक तो होता है बीजांड द्वार और दूसरा होता है कैलेजल सिरा या निभागीय सिरा। ये 2 एक दूसरे के अपोजिट पाए जाते हैं। प्रत्येक बीजांड जो है वो 2 स्तरों से घिरा हुआ होता है। बाहरी तरफ बाह्य स्तर और भीतर की तरफ अंतः स्तर पाया जाता है। मध्य में बीजांड काय पाया जाता है। ये बीजांड काय जो है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बना
हुआ होता है। हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। बीजांड का आंतरिक जो चित्र है वो हमने बाह्य निरूपण देखा था। अब हम बीजांड का आंतरिक निरूपण या उसकी आंतरिक संरचना को भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये भाग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सिरा चलेजल भाग है और दूसरा माइक्रोपाइल भाग है। और ये जो है ये पूरा होता है एम्ब्रियो सैक, जिसको हम कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के एक सिरे पर 3 कोशिकाएं होती हैं जो कि निभागी भाग में होती हैं। इनको हम प्रतिमुख कोशिका या एंटीपोडल सेल कहते हैं। और इसके जो माइक्रोपाइल वाले भाग की जो कोशिकाएं होती हैं इनकी संख्या भी 3 होती है। और इनमें 2 सहायक कोशिका जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इनको नाम दिया गया है, इंग्लिश में इन्हें सिनर्जिड सेल भी कहते हैं, ये पाई जाती हैं। और मध्य में इसके अंड कोशिका या एग सेल पाई जाती है। तो बीजांड का जो मध्य भाग है, जो कि इसका अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूर्ण होती है, वो भाग होता है भ्रूण कोश, जिसको अंग्रेजी में एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। और आपने यहाँ पर कोशिकाओं की व्यवस्था देखी। चलेजल प्रदेश की तरफ या निभागी भाग की तरफ प्रतिमुख कोशिकाएं और माइक्रोपाइल या जो सूक्ष्म छिद्र है उसके तरफ जो हैं वो 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका और 1 कोशिका अंड कोशिका होती है। तो कुल मिलाकर यदि हम ये प्रश्न बच्चों पूछा जाता है कि एक भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो एक सही उत्तर उसका है एक भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 कोशिका ये और 3 कोशिका ये और मध्य में ये 1 कोशिका। यहाँ पर मध्य की ये जो कोशिका होती है ये होती है डिप्लॉइड सेल, इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है, जबकि अन्य कोशिका में ऐसा नहीं होता। अब हम बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन की। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 3 कोशिका निष्क्रिय हो जाती है और 1 कोशिका इसमें सक्रिय होती है। सक्रिय कोशिका से फिर क्या होता है, 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है और अंत में ये 8 कोशिकाएं जो हैं 7 कोशिकीय मादा युग्मोद्भिद भ्रूण कोश का निर्माण करती हैं, जैसा कि हमने इस चित्र में देखा था। यह 7 कोशिकीय मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। यहाँ पर भ्रूण कोश का निर्माण किस तरीके से होता है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी आप इन चित्रों को देख सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर चित्र हैं। ये बीजांड काय है और यहाँ पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इससे फिर 2 कोशिकाएं बनी हैं और फिर 2 से 4 कोशिकाएं बनी हैं और इसको हम क्या कहने लगते हैं इस स्थिति में, गुरु बीजाणु चतुष्टक, मतलब 4 कोशिकाओं का समूह। और ये 4 कोशिकाओं से फिर 8 कोशिकाओं का निर्माण हुआ और 8 कोशिकाओं से यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 कोशिका प्रतिमुख कोशिका बन गई और 3 कोशिकाओं में यहाँ पर 2 तो सिनर्जिड सेल और 2 सिनर्जिड सेल और 1 अंड कोशिका और इस तरफ 3 प्रतिमुख कोशिकाओं का निर्माण हो गया। और एक कोशिका जो है वो मध्य में जाती है और द्विध्रुवीय 2 केंद्र की 2 डिप्लॉइड जो कोशिका का निर्माण करती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है। इस कोशिका को हम केंद्रीय कोशिका कहते हैं।
यदि हम परीक्षा में भ्रूण कोश का यदि चित्र पूछा जाता है तो ये चित्र बहुत अच्छा चित्र होगा, जिसमें कि सारी चीज़ें सुस्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही हैं। ये भ्रूण कोश है जो कि 7 कोशिकीय संरचना है। यहाँ पर अभी ये कोशिकाएं अलग अलग हैं, एक रूप में नहीं दिखाई दे रही हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनको 8 कोशिका काउंट कर रहे हैं। वास्तव में एक परिपक्व जो भ्रूण कोश होता है उनमें मध्य की भी ये 2 कोशिका आपस में मिलकर एक ही कोशिका का निर्माण कर लेती हैं और 7 कोशिकीय भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। कभी कभी अंतर पूछा जाता है लघु बीजाणुधानी व गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर है। तो लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में कुछ अंतर यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लघु बीजाणुधानी है ये लघु बीजाणु उत्पन्न करती हैं और गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं। लघु बीजाणु कैसे क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, ये मादा युग्मक को बनाते हैं। गुरु बीजाणु मादा युग्मक को बनाते हैं, जबकि लघु बीजाणु नर युग्मक को बनाते हैं। तीसरा अंतर हम ये बता सकते हैं कि लघु बीजाणु जो है वो बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि पराग कोश जो है वो लघु बीजाणुधानी है, जिसमें हमने बहुत सारे पराग कणों का निर्माण देखा था। तो जो लघु बीजाणु होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो गुरु बीजाणु होते हैं वो कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं इनकी तुलना में। फिर है लघु बीजाणु जो होते हैं इनसे छोटे युग्मक बनते हैं और कभी कभी ये युग्मक चलायमान भी होते हैं, मोटाइल होते हैं, ये चल सकते हैं। और गुरु बीजाणुधानी में से जो युग्मक निर्मित होते हैं वो अपेक्षाकृत बड़े युग्मक होते हैं, लघु बीजाणु से कुछ बड़े होते हैं। तो आज जो अभी तक हमने बात की है उसमें हमने ये देखा है कि पुष्प की संरचना, निषेचन के पूर्व होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में देखा है कि निषेचन जो है वो उसके पहले की क्या तैयारी होती है, क्या क्या परिवर्तन पुष्प के अंदर होते हैं, क्योंकि निषेचन की क्रिया पुष्प के अंदर ही होती है। तो निषेचन से पूर्व जो लघु बीजाणुधानी है और गुरु बीजाणुधानी है, दोनों में ही लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये निषेचन से पूर्व होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनसे कि परागकण और मादा युग्मोद्भिद और नर युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। अब मैं आपसे इस जो भाग है, जो कि फर्स्ट चैप्टर का छोटा सा अंश अभी मैंने आपको बताया, जिसमें केवल मैंने निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में बात बताई है, उसमें हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हैं कि द्विगुणित संरचना, किसी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से द्विगुणित संरचना कौन सी है, तो उसमें युग्मनज पूछ लिया, फिर पूछ लिया नर गैमिट, मादा गैमिट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि युग्मनज या द्विगुणित संरचना है कि नर गैमिट द्विगुणित संरचना है। आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि नर युग्मक और मादा युग्मक जो हैं वो अगुणित संरचनाएं हैं, जबकि युग्मनज जो है वो निषेचन के पश्चात उत्पन्न होने वाली संरचनाएं हैं, इसलिए वो नर और मादा युग्मक का फ्यूजन है और वह एक द्विगुणित संरचना है। इसके बाद में जो नर जननांग और मादा जननांग, पुष्प के नर भाग और मादा भाग के बारे में भी पूछा जाता है, इसका चित्र भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा पुष्प का एक प्रारूपिक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ये प्रश्न जो है वो बहुत पूछा जाता है। 3 नंबर का और 4 नंबर का प्रश्न इस पे बनता है। इसके बाद में
हम बात करते हैं कि जो लघु बीजाणुधानी है उसमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया में जो परागकण निर्माण की क्रिया होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है या समसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो जब कभी भी युग्मक निर्माण की क्रिया होती है, आपने कक्षा 11वीं में भी पढ़ा होगा, जब कभी भी युग्मक निर्माण की क्रिया होती है तो उस युग्मक निर्माण की क्रिया में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि गुणसूत्रों की संख्या युग्मकों में आधी रह जाए और जब कभी भी फर्टिलाइजेशन हो तो उससे दोबारा जो जीव उत्पन्न हो वह द्विगुणित जीव हो, जो कि अपने पैतृक से समानता रखता हो। तो ये चैप्टर जो है, इसका ये भाग हमने अभी कंप्लीट किया। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और चित्र की प्रैक्टिस, पुष्प का नामांकित चित्र हो या कोई भी चित्र बायोलॉजी में या साइंस में कोई भी चित्र आप बना रहे हो तो उसको बुक से देखकर आपको याद कभी नहीं हो सकता। उसको पहले आप देखकर बनाएं, फिर दोबारा बिना देखे बनाएं। नामांकन अत्यंत आवश्यक है क्योंकि नामांकन के भी उसमें मार्क्स होते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स होते हैं कि चित्र पर कितने मार्क्स दिए जाएं और उसके नामांकन पर कितने मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें, प्रश्न को समझें। जो प्रश्न आपको आते हैं उनको आप पहले कर लें। प्रश्न का जो नंबर है, भले ही आप 14वें नंबर का प्रश्न कर रहे हैं या 17 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं और वो आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप तीसरे नंबर के पर ही उसको कर रहे हैं, तो लेकिन आप उसकी संख्या सही सही डालें। तो इस तरह से आप अपने पेपर की तैयारी करें और आपको ज़रूर, आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी।